नमस्कार मित्रों, टर्न द बस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वृत्त पाठ की शुरुआत की थी। उसमें हमने वृत्त से जुड़े हुए कुछ परिभाषाओं को देखा था, जैसे कि छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, जीवा, इन सभी के बारे में हमने देखा और इन्हें समझा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किसी वृत्त पर किसी एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होके गुजर सकती है। आज इस वीडियो में हम वृत्त से जुड़े हुए दो प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर प्रमेय एक के बारे में देख पा रहे होंगे। तो प्रमेय एक क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी हमें क्या सिद्ध करना है कि जो एक्स वाई स्पर्श रेखा है और जो P यहाँ पर P जो स्पर्श बिंदु है और एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है, इस पर OP जो रेखा होगी वो लंब होगी। यानी हमें सिद्ध करना है कि कोण OPX बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रमेय की उत्पत्ति को देखने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो कि इसे सिद्ध करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो गणित विषय में हम सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। उसी में से एक बहुत ही अनूठा तरीका है जिसे हम बोलते हैं विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। ये आपके लिए नई नहीं होगी, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल एनसीईआरटी के ही पार्ट 1 में किया होगा, जहां आपको सिद्ध करना था कि √2, √3 जैसे संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो √2, √3, √5 ये सब संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय। इसको सिद्ध करने के लिए आपने विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति का प्रयोग किया होगा। तो ये विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति क्या होती है कि हम पहले मान लेते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उससे हम मान लेते हैं कि वो गलत है। ठीक है, मान लीजिए आपको √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आप मान लेते हैं कि √2 हमारा अपरिमेय संख्या ना होके एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और फिर हम अपने कुछ स्टेटमेंट द्वारा दिखाएंगे कि जो हमने माना है वो गलत है, वो विरोधाभास है, और फिर हम सिद्ध कर देंगे कि √2 अपरिमेय है। तो उसका हम यूज यहां पर करेंगे। ठीक है, यहां पर आप एक आकृति देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उसी का हम यहां पर यूज करेंगे और हम क्या सिद्ध करेंगे कि जो यहां पर आप P पॉइंट देख पा रहे होंगे, ठीक है, और एक रेखा XY देख पा रहे होंगे। तो इस रेखा पर हम P पॉइंट से बहुत सारा रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे PA1 एक रेखा है, PA2 एक रेखा है, PM एक रेखा है, PN एक रेखा है। ठीक है, तो यहां पर जब हम बहुत सारी रेखाएं खींचेंगे तो सबका जो मान होगा वो अलग अलग होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग बिंदुओं पर ये रेखाएं हैं, तो कोई बड़ा कोई छोटा होगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो कोई ना कोई जो हमारा रेखा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई रेखा हमारा सबसे छोटा होगा।
तो हम मान लेते हैं कि इसमें से PM जो रेखा है हमारा सबसे छोटा रेखा है। ठीक है, PM सबसे छोटा रेखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो सबसे छोटी रेखा होगी वो XY पर लंब होगी, यानी जो सबसे छोटी रेखा होगी, यहाँ पर PM सबसे छोटी रेखा है, तो वो XY पर लंब होगी, यानी 90 डिग्री होगा। एंगल PMY कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारा दिया हुआ क्या है कि PM जो है वो सबसे छोटी रेखा है। हमें सिद्ध करना है कि कोण PMY 90 डिग्री यानी लंब है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हम मान लेते हैं कि PM तो छोटी रेखा है ही सबसे, लेकिन ये XY पर लंब नहीं है। ये जो एंगल PMY है ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। या हम विरोधाभास का उपयोग करेंगे। ठीक है, हम पहले ही मान लेते हैं कि हमारा जो कोण PMY है वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी रेखा होगी जो 90 डिग्री होगी, क्योंकि सभी जो रेखाएं हैं वो अलग अलग कोण बना रही हैं। जब सभी रेखाएं अलग अलग कोण बना रही हैं तो कोई ना कोई रेखा 90 डिग्री बनाएगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो PN है, ये PN है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर इसे हम बस इतनी ही दूरी को हम यहां पर ड्रॉ करें तो हम ऐसा देखेंगे। ठीक है, ये हमारा PM है, ये हमारा XY है और ये हमारा N है। हम क्या मान ले रहे हैं कि PM जो है वो लंब नहीं है, लेकिन PM सबसे छोटा है। यानी हम मान रहे हैं कि PM जो है वो छोटा है PA1 से, वो छोटा है PA2 से, और वो छोटा है PN से भी। ठीक है, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, यानी कि PM हमारा किसी और लाइन से छोटा है, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि ये लंब होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये लंब नहीं है, तो कोई और लंब है। यहाँ पर कौन लंब है? PM 90 डिग्री है, ये हमारा जो कोण है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप किसी समकोण त्रिभुज में जानते हैं, ये अगर हमारा ABC कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा AC जो होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, AC जो हमारा होगा वो कर्ण होगा। और हम क्या जानते हैं कि कर्ण किसी समकोण में सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी AC हमेशा बड़ा होगा BC और AB से। ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा BC और AB से। ठीक है, वो आप देख पा रहे हैं। तो यहां अगर ये 90 डिग्री है तो जो 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसके जो उल्टी दिशा में जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर PM पर 90 डिग्री है तो हमारा कर्ण कौन सा हो जाएगा? PM। तो PM कर्ण हो जाएगा। तो हमारा PM जो होना चाहिए वो हमारा PN से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने तो देखा कि PM सबसे छोटा है। तो यानी जो हमने माना था वो हमारा गलत हो रहा है। हमने क्या माना कि PM जो है वो लंब नहीं है XY पर। तो ये हमारे परिकल्पना की विरोधोक्ति है। ठीक है, हमने जो परिकल्पना की थी कि PM छोटा है और सबसे छोटा ये तो दिया ही हुआ है, और हमने परिकल्पना कर ली थी कि PM जो है वो लंब नहीं है। ठीक है, अगर वो लंब नहीं है तो वो सबसे छोटा नहीं हो सकता। इससे हम क्या सिद्ध कर पा रहे हैं कि PM जो होगा वो लंब होगा किस पे? XY पे। ठीक है,
अगर ये लंब नहीं होता तो ये सबसे छोटा भी नहीं होता। तो जो सबसे छोटी रेखा होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रमेय पर जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमें सिद्ध करना है कि ओ पी एक्स जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री है। तो हम यहाँ कोई भी और बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी बिंदु यहाँ पर आप मानेंगे, मान लीजिए यहाँ क्यू माना है, यहाँ पर हम मान लेते हैं पी जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर बिंदु मानेंगे वो हमारे वृत्त से बाहर होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर स्पर्श होती है। बाकी सब बिंदु जो होंगे वो वृत्त के बाहर होंगे। तो जो हमारा ओ वाई होगा सॉरी माफ कीजिएगा, हमारा जो ओ जेड होगा या फिर हमारा कहें ओ क्यू होगा, वो हमेशा किससे बड़ा होगा, ओपी से। क्यों? क्योंकि ओपी जो है वो त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, क्योंकि वो वृत्त पर एक बिंदु है। और ओ क्यू या ओ जेड पर आप देखेंगे कि त्रिज्या यहां तक है, इसे मान लेते हैं हम क्यू डैश पॉइंट। तो ओ क्यू डैश पर ही त्रिज्या हो जाए, ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा दूरी है। तो एक्स्ट्रा दूरी है तो इसलिए ओ क्यू हमारा बड़ा हो जाएगा ओपी से। उसी प्रकार ओ जेड भी बड़ा हो जाएगा ओपी से। ठीक है, तो अगर इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि ओपी हमारा सबसे छोटा रेखा है। अगर हम ओ बिंदु से एक्स वाई पर कोई रेखा खींचे तो उसमें ओपी सबसे छोटा रेखा होगा। और अभी अभी हमने देखा कि जो सबसे छोटा रेखा होता है वो कैसा होता है, वो लंब होता है उस रेखा पर। ठीक है, इससे हम क्या सिद्ध कर पा रहे हैं कि ओपी जो है वो हमारा लंब होगा एक्स वाई पर, यानी ओपी जो होगा वो हमारा लंब होगा स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला प्रमेय हमारा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रमेय पर। उस पर जाने से पहले यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप कोई एक बिंदु, एक वृत्त बनाएं, अपने कॉपी में आप एक वृत्त बनाएं। ठीक है, और फिर एक बिंदु लें। तो आप कितने तरीके से एक बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, एक अपने कॉपी में पहले वृत्त आप बना लिए। ठीक है, तो आप एक बिंदु कहां कहां ले सकते हैं, एक तो वो वृत्त के अंदर हो सकता है, एक वो वृत्त पर ही बिंदु हो सकता है, या वृत्त के बाहर हो सकता है। यही तीन परिस्थितियां उत्पन्न होगी। तो पहली परिस्थिति में क्या हो सकती है, जो बिंदु लें आप वो वृत्त के अंदर हो। दूसरी परिस्थिति में क्या हो सकता है कि वो वृत्त के बाहर हो, वृत्त पे हो। और तीसरी परिस्थिति में वो वृत्त के बाहर हो। तो पहली परिस्थिति में हम अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो यहां से इस बिंदु से कितने स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि अगर वो अंदर है तो आप कब कितनी भी कोशिश कर लें वो हमेशा एक छेदक रेखा बनाएगा, स्पर्श रेखा नहीं बन सकता है। तो अगर बिंदु अंदर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर वही बिंदु अगर वृत्त पर होगी तो ये हमने पहले भी पिछले वीडियो में देखा था कि अगर वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो वहां से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा गुजरती है। तो दूसरी परिस्थिति में एक स्पर्श रेखा गुजरेगी, पहली परिस्थिति में 0। और तीसरी परिस्थिति में हमारा यहाँ पर अगर एक बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब अगर आप तीसरा स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे, कोई भी अगर रेखा खींचेंगे तो वो एक छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है, कोई भी रेखा खींचेंगे तो, यानी कि बाहर के किसी एक बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, यानी किसी भी बिंदु से या तो
शून्य स्पर्श रेखा होगी अगर वो बिंदु अंदर है वृत्त के, या तो एक स्पर्श रेखा होगी अगर वो वृत्त पर है बिंदु, या फिर दो स्पर्श रेखाएं होंगी अगर वो बिंदु वृत्त के बाहर है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा प्रमेय देखते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रमेय क्या है? तो बाहर के बिंदु से वृत्त पर खींची हुई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अभी अभी हमने देखा था कि बाहर के बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम? 2। तो बाहर से जहां P जो बिंदु है वो बाहर है, यहां से हम 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एक PQ और एक PR। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो PQ है वो किसके बराबर है? PR के बराबर है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने से पहले भी मैं आपको कुछ 9वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा था उसे रिवाइज करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो 9वीं कक्षा में आपने सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? अगर हम 2 आकृति लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 2 त्रिभुज लेते हैं, यहाँ त्रिभुज या कोई भी आकृति ले सकते हैं। अगर यहाँ हम 2 त्रिभुज लेते हैं ABC, ठीक है, और यहाँ पर DEF, और अगर आप DEF त्रिभुज को ABC त्रिभुज पर अगर रखते हैं, इसको इस पर रखते हैं, और आप ABC और ये पूरी तरह से एक दूसरे को छुपा लेती है, यानी कि अगर आप ABC को DEF पर रखें या DEF को ABC पर रखें और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से छुपा लें, तो वो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रमेय की ओर। तो आप जान गए सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। तो सर्वांगसम आकृतियों 2 आकृतियों को सर्वांगसम होने के लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं। अगर हम उन परिस्थितियों को जान लेंगे तो फिर हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि 2 आकृतियां सर्वांगसम हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 त्रिभुज बन पा रहे हैं। यहाँ पर आप 2 त्रिभुज देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक त्रिभुज है POQ। ठीक है, एक त्रिभुज है हमारा POQ और दूसरा त्रिभुज है हमारा है POR। ठीक है, पहले प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि सिद्ध किया था कि जो हमारा केंद्र से जो हमारा स्पर्श रेखा होता है वो उस पर लंब बनाता है, यानी हमारा जो कोण होगा, कोण OQP हमारा 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ इसमें देखिए, ठीक है, ट्रायंगल OPQ में हमारा कोण OQP 90 डिग्री होगा और त्रिभुज PRO में हमारा जो कोण ORP होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो गए। कोण Q बराबर कोण R बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पहला चीज हो गया। फिर आप देखेंगे कि हमारा जो PO है, जो हमारा PO है दोनों त्रिभुजों में वो कॉमन है, यानी अभयनिष्ठ है। जो हमारा PO है दोनों में कॉमन है, दोनों में PO है, यानी ये कॉमन है, यानी अभयनिष्ठ है। ये दोनों रेखाएं अभयनिष्ठ हैं। अब तीसरा आप देख रहे होंगे कि हमारा जो OQ है और OR है वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो OQ बराबर OR,
ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों रेडियस यानी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है। एक कि कोण Q और कोण R 90 डिग्री है, PO बराबर PO दोनों त्रिभुजों में है, और तीसरा कि जो OQ है बराबर OR है, रेडियस है। तो ये तीनों गुणों के वजह से आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि ये दोनों तब सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे? जो हमारा त्रिभुज POQ और हमारा POR सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि सर्वांगसम आकृतियों में जो हमारे संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए हमारा जो PQ होगा वो किसके बराबर होगा? PR होगा। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो हमें सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया कि POQ जो हमारा त्रिभुज है और POR त्रिभुज है, उन्हें हमने सिर्फ सर्वांगसम आकृतियां सिद्ध कर दी। तो इसलिए हमने देख लिया कि हमारा जो PQ है और PR के बराबर होगा। इसको सिद्ध करने के लिए एक और तरीका है। ठीक है, एक तो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, एक और तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप देख लें। हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो हमारा POQ हमारा त्रिज्या है, उसमें हमारा OP जो है वो हमारा रेडियस है, तो वो R हम मान लेते हैं। OP हमारा R के बराबर है, तो OR भी हमारा R के बराबर हो जाएगा। और OQ माफ करें, यहाँ OQ बराबर R है, तो OR भी हमारा R के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। और OP हम L के बराबर मान लेते हैं। ये हमारा कितना था? 90 डिग्री। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। PQO त्रिभुज में हमारा PO जो होगा कर्ण होगा। ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं X। PQ को X मान लेते हैं और PR को Y मान लेते हैं। तो X बराबर कितना होगा? कर्ण X का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस जो हमारा त्रिज्या है उसका स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए। और जो हमारा y का भी स्क्वायर होगा वो हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी जो हमारा कर्ण होगा वो सेम होगा और त्रिज्या तो बराबर है। तो इससे हम क्या साबित कर पा रहे हैं कि हमारा जो x स्क्वायर होगा वो y स्क्वायर के बराबर होगा, यानी हमारा x जो होगा वो y के बराबर होगा। और x हमने किसे माना था? PQ को, यानी PQ बराबर किसके हो जाएगा? y जिसे हमने माना था, y हमने किसे माना था? PR को, यानी ये PR के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, एक सर्वांगसम आकृतियों द्वारा और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।